अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। आज हमारा जो लेक्चर है वो हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर लेक्चर होगा, जिसमें हम अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के हवाले से पढ़ेंगे। बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है वो ब्रांच ऑफ साइंस है, जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि जब मैटर का इंटरेक्शन किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ होता है तो वो मैटर या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कह लें किस तरह से बिहेव करता है। तो अब हम यहाँ पे जो आज पर्टिकुलरली हमने टॉपिक पढ़ना है वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इसमें बेसिकली हम स्टडी करेंगे कि जब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो हैं, यूवी विजिबल रेडिएशंस, उनका इंटरेक्शन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ होता है तो वो किस तरह से बिहेवियर शो करते हैं, उनमें किस तरह की ट्रांजिशंस होती हैं। इस टॉपिक के अंदर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आज का टॉपिक है, इसमें हम इस यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं जब यूवी विजिबल रेडिएशंस जो है वो फॉल करती हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के ऊपर, तो वो ट्रांजिशंस की कितनी टाइप्स होती हैं और कौन कौन सी ट्रांजिशंस कब पॉसिबल हैं। बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ क्या है और बियर्स लैम्बर्ट लॉ जो है उसका यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ क्या ताल्लुक है। और उसके बाद हम इसमें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। मेरे फर्दर लेक्चर्स में इंशाल्लाह मैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की इंस्ट्रूमेंटेशन और उसकी एप्लीकेशंस के ऊपर भी बात करूंगा। So first of all, we discuss about the principle of UV visible spectroscopy. हम पहले यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल पे बात करते हैं। डेफिनेटली जब हम किसी भी मॉलिक्यूल जो है उसको जब उसके ऊपर लाइट को हिट करते हैं, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट जो है जब किसी मॉलिक्यूल को हिट करती है तो मॉलिक्यूल जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। बेसिकली वो एक्साइटेशन मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन भी हो सकती है। बेसिकली जब यूवी विजिबल लाइट जो है वो फॉल करती है किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट होना शुरू हो जाते हैं। और उनकी जो एक्साइटेशन है वो ग्राउंड स्टेट से यानी लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल या हायर एनर्जी स्टेट्स में उनकी एक्साइटेशन होती है। जब इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जंप करता है तो डेफिनेटली वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है ना। और तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। और जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ आता है तो वो जो रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब की होती है वो एमिट करता है। अब हमें ये पता है कि बेसिकली जब हम इलेक्ट्रो यूवी विजिबल रेडिएशन जो हैं उनको पास करेंगे किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो अबाउट द रेंज ऑफ यूवी विजिबल लाइट। अल्ट्रावायलेट विजिबल जो लाइट है उसकी रेंज 200 से लेकर 800 नैनोमीटर के दरमियान होती है। 200 से 400 नैनोमीटर तक यूवी लाइट है, यूवी की रेंज है, और 400 से 800 नैनोमीटर तक विजिबल रेडिएशन जो है उसकी रेंज होती है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम यूवी विजिबल लाइट जो है वो पास करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में से, तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल्स में उनकी ट्रांजिशंस होती हैं। और ये एनर्जी लेवल्स जो है वो फिक्स हैं, क्वांटाइज्ड हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस फिक्स ट्रांजिशंस हैं और इनकी कौन क्या टाइप्स होती हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें प्रिंसिपल के तौर पे हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड हुई कि जब यूवी विजिबल लाइट, जब पर्टिकुलरली यूवी लाइट जो है जब किसी मॉलिक्यूल के ऊपर फॉल करेगी तो वो मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट होंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होंगी। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि अगर इंटेंसिटी जो है एक खास जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी जो है मॉलिक्यूल जो है वो रिसीव करता है तो मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें ट्रांजिशंस होती हैं। अच्छा, ये चीज याद रखिएगा कि जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन उस वक्त होती है जब जो एनर्जी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब की है वो इक्वल हो जाए उस एनर्जी के जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो एट दैट पॉइंट जो मॉलिक्यूल होगा उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मैक्सिमम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होंगी
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ इंटरेक्शन होंगी, तो उस वक्त जब लाइट एब्जॉर्ब होगी तो हमें जो स्पेक्ट्रा मिलेगा उसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं। और चूंकि इलेक्ट्रॉन्स की रेडिएशंस की एब्जॉर्प्शन की वजह से जो है ट्रांजिशंस हो रही है, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी ऑर्बिटल से लो एनर्जी ऑर्बिटल में या ग्राउंड स्टेट में जंप करेगा, तो डेफिनेटली एमिशन होंगी, और उस वक्त जो स्पेक्ट्रा मिलेगा हमें उसको हम एमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं कि जब यूवी लाइट जो है वो फॉल करती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं, तो उनमें एक्साइटेशंस होती हैं, यानी वो ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट्स में जाते हैं, और ये चार तरह की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को अंडरस्टैंड करने से पहले हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं। एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर तीन तरह के इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो कि सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, और डेफिनेटली ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स के अंदर होंगे, जैसे अल्केन्स वगैरह। इसी तरह दूसरी तरह के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं डेफिनेटली पाई बॉन्ड की इन्वॉल्वमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, और ये अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स में होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होगा, जैसे अल्कीन है या और दूसरे डबल बॉन्डेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। और तीसरी तरह के जो इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हो सकते हैं वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या एन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन जो सेंट्रल एटम होता है उसके वैलेंस शेल में मौजूद होते हैं, बट दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। तो तीन तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स जब इनको यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे तो इनमें एक्साइटेशंस होंगी, और ये लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल्स में जाएंगे। तो टोटल चार तरह की एक्साइटेशंस हैं जो नेक्स्ट डायग्राम के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, एक जो ट्रांजिशन है वो ये है, पहली ट्रांजिशन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है ये बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्डिंग लेवल है। ये पाई बॉन्डिंग जो है वो एनर्जी लेवल है, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल है। और इसका जो एंटी बॉन्डिंग है ये सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल है, और ये जो पाई है इसका जो एंटी बॉन्डिंग है वो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। इन बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर एक्साइटेशंस होंगी। तो पहली जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो बेसिकली क्या होगी, वो ट्रांजिशन है जिसमें जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्डिंग सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स वो एक्साइट होकर एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार ऑर्बिटल के अंदर जो है वो एक्साइट होकर जा रहे हैं। तो एक ट्रांजिशन है जिसको सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कहा जाता है। दूसरी ट्रांजिशन है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में जो पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर जो इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसको पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है, यहाँ पे एक्साइट होकर जंप करते हैं। तो ये ट्रांजिशन पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होती है। तीसरी तरह की जो ट्रांजिशन है वो नॉन इसमें तीसरी और चौथी तरह की जो ट्रांजिशन है उसमें एन इलेक्ट्रॉन्स यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। उसमें एक पॉसिबिलिटी एक ट्रांजिशन की ये है कि जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट होकर सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जाएं, और चौथी ट्रांजिशन में जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइट होकर पाई स्टार इलेक्ट्रॉन जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें जाते हैं। तो इस तरह से ये चार तरह की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं, और ये कौन कौन से मॉलिक्यूल्स में हो सकती हैं इनकी डिटेल्स हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस की बात करते हैं। डेफिनेटली इस ट्रांजिशन के अंदर जो है वो सिग्मा ऑर्बिटल्स से बॉन्डिंग ऑर्बिटल से सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट हो रहे हैं और मूव कर रहे हैं। बेसिकली ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच दीज आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड। तो डेफिनेटली ये जो ट्रांजिशन होगी ये ज्यादातर जो है ये डेफिनेटली सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स में होगी, जिनमें कार्बन 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 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स होंगे। उन मॉलिक्यूल्स के अंदर सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस होंगी, और ये बेसिकली ट्रांजिशन ज्यादातर अल्केन्स के मॉलिक्यूल में हम देखते हैं। अब ये जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है इसमें मैक्सिमम जो एनर्जी है वो चाहिए होती है।
तो इसका मतलब है हाई एनर्जी रेडिएशंस जो हैं, हाई एनर्जी रेडिएशंस जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं इस तरह के ट्रांजिशन को करने के लिए। तो हाईएस्ट एनर्जी का मतलब है कि लो वेवलेंथ। तो इट मींस दैट कि इस तरह की जो ट्रांजिशंस होती हैं वो 200 नैनोमीटर से नीचे वाली वेवलेंथ, बिलो 200 नैनोमीटर वेवलेंथ पे होती हैं, और इस रीजन को हम वैक्यूम यूवी रीजन कहते हैं। तो इट मींस दैट कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस जो होंगी वो 200 नैनोमीटर से लोअर वेवलेंथ पे होंगी। और ये ट्रांजिशंस अल्केन्स में होंगी, जैसे कि मीथेन की एग्जांपल हम ले सकते हैं। और जितने भी कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर ये ट्रांजिशंस होंगी। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि ये जो ट्रांजिशंस हैं इनमें हाईएस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड है और ये लोएस्ट वेवलेंथ के ऊपर जो है वो होती है। इसके बाद दूसरी तरह की ट्रांजिशन है वो एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है। इन ट्रांजिशंस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी एन ऑर्बिटल से मूव करके एंटी बॉन्डिंग यानी सिग्मा स्टार ऑर्बिटल्स के अंदर जाएंगे, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में जाएंगे। ये जो ट्रांजिशन है इनमें लोएस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसका मतलब है कि ये हायर जो वेवलेंथ है उसके ऊपर, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के ऊपर हो सकते हैं, क्योंकि इनमें एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो बहुत कम है। अगर हम दोबारा देखें तो ये देखें, एन से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए यानी इस नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाने के लिए लोएस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो लिहाजा ये चीज ध्यान में रखना है कि ये जो ट्रांजिशन है ये यूजुअली 150 से 200 नैनोमीटर के दरमियान होती है। अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ हैलोजेंस अटैच हों, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, या इस तरह के एलिमेंट्स अटैच हों जैसे सल्फर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, जिनके पास लोन पेयर्स होते हैं, जिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ ये वाले एटम्स अटैच होते हैं और हैलोजेंस अटैच होती हैं, उनमें एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस जो हैं वो पाई जाती हैं, क्योंकि उनमें जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइट होकर जो है वो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल्स में जाते हैं। तो ये चीज हमने जहन में रखनी है। आगे चलते हैं हम एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, जो तीसरी तरह की ट्रांजिशंस हैं, इनमें जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल्स में मूव करते हैं। जब उनको वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो वो एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो एक्साइट होकर जाएंगे। इसके लिए भी लोएस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और इस बेसिकली इसमें अगर आप देखें तो तमाम ट्रांजिशंस में सबसे ज्यादा कम एनर्जी यहाँ पे चाहिए। आप थोड़ा सा हम पीछे चले जाते हैं इस डायग्राम के ऊपर, तो यू कैन सी हियर कि एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए डिस्टेंस भी कम है और इसमें लोएस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो लोएस्ट एनर्जी का मतलब है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पे ये ट्रांजिशन अकर होगी, क्योंकि एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी। तो हम ये देखते हैं कि जो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन हैं वो 270 से 300 नैनोमीटर की रेंज में होती हैं। ये बेसिकली उन मॉलिक्यूल्स में होती हैं जिनमें अगेन जो है वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वाले एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स पाए जाते हैं, जैसे हैलोजेंस हैं, सल्फर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। इन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है ये एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होती है। जिस तरह एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन भी इन्हीं मॉलिक्यूल्स में होती हैं जिनमें हैलोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह पाए जाते हैं, जिनमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद आखिरी तरह के जो ट्रांजिशन हैं वो है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। इन ट्रांजिशंस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल यानी पाई ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल्स में मूव करते हैं। बेसिकली पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो बेसिकली एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन और एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन से के दरमियान में पाई जाती है। बेसिकली इन बिटवीन ये रेंजेस होती हैं, और ये बेसिकली 180 से 250 नैनोमीटर की रेंज में ये ट्रांजिशंस जो है वो होती हैं। बेसिकली ये उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में होंगी जो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स, उनमें भी अनसैचुरेशन पाई जाती है। इसी तरह अल्कीन्स हैं, अल्काइंस हैं, नाइट्राइल्स हैं, और जितने भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं उनके अंदर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस जो हैं वो पाई जाती हैं, क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स के अंदर अनसैचुरेशन होती है, डबल या सिंगल बॉन्ड्स जो है वो पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने चार ट्रांजिशंस के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम आगे चलते हैं
इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बाद हम बात करते हैं बीयर्स लैम्बर्ट्स लॉ की। बेसिकली जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक प्रिंसिपल है, वो उसकी बुनियाद जो है वो बीयर्स लैम्बर्ट्स लॉ है। बेसिकली याद रखिएगा कि अगर हमारे पास कोई सैंपल आता है और उसकी हमने कंसंट्रेशन को डिटरमिन करना होता है, तो हम उसके जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है उसकी मदद से डायरेक्टली उस सैंपल की कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे उसकी कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास जो लॉ है दैट इज कॉल्ड बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ, जो हमें कंसंट्रेशन की मेजरमेंट करने में हेल्प करता है। तो बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंगली जब एक बीम ऑफ लाइट जो है किसी मीडियम में से गुजरती है, ट्रांसपेरेंट मीडियम में से, तो जैसे जैसे वो उस मीडियम में से गुजरती है, तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है। और इंटेंसिटी जो कम होती है वो बेसिकली डिपेंड करती है उस मीडियम की थिकनेस के ऊपर। तो ये चीज याद रखिएगा, मीडियम जितना थिक होगा उतनी इंटेंसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। या आप ये कह सकते हैं दूसरा फैक्टर जो है वो बेसिकली है कंसंट्रेशन। जितना एब्जॉर्बिंग स्पीशी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतनी इंटेंसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। और क्योंकि लाइट वहां पे एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी, उसकी ट्रांसमिशन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, यहाँ इसी चीज को हमने आगे जाके देखना है कि अकॉर्डिंग टू बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ the absorbance is directly proportional to the concentration of the substance in the solution। यानी जितना जो सोल्यूशन है जिसमें हमने जिसमें से रेडिएशन हमने पास की हैं, उसकी कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी, और एब्जॉर्ब लाइट के बाद जो जो ट्रांसमिशन होगी वो उतनी कम होगी। क्योंकि जितनी लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है बाकी लाइट जो है वो ट्रांसमिट कर जाती है। तो इसलिए अगर एब्जॉर्बेंस बढ़ती है तो इस ये इंडिकेशन है कि कंसंट्रेशन बढ़ रही है। इसलिए यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए से हम जो सैंपल होते हैं उनकी कंसंट्रेशंस के बारे में पता लगा सकते हैं। सो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल। अच्छा, बेसिकली ये जो बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ है, इसको मैथमेटिकली हम इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं कि ए इज इक्वल टू माइनस लॉग टी, और दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग आई ओवर आई नॉट, दैट इज इक्वल टू लॉग आई नॉट ओवर आई इज इक्वल टू ई सी एल। बेसिकली ये जो टी है दैट इंडिकेट्स ट्रांसमिशन, ए इंडिकेट्स एब्जॉर्बेंस, आई एंड आई नॉट जो है ये इंडिकेट कर रहे हैं इंसिडेंट लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट को। ठीक है, ये नेगेटिव है, जब इसको पॉजिटिव करेंगे तो ये इन्वर्ट हो जाएगा। और ई सी एल जो है ये एक पूरी डेरिवेशन है, तो डायरेक्टली अगर हम इसको देखेंगे ये जो है वो ईसीएल के बराबर आ जाएगा। ईसीएल जो है वो तीन इंपॉर्टेंट जो है वो टर्मिनोलॉजीज हैं। जो आई जो है ईसीएल, या आई सॉरी कह रहे हैं, इसको एल कहना है। एल जो है वो इंडिकेट करता है पाथ लेंथ को। पाथ लेंथ का मतलब है वो क्यूबिट, या वो जो है जिसको कह लेंगे हमारे पास सैंपल होल्डर, जिसके अंदर हमने सैंपल को रखा हुआ है, और उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ होती है जो 1 सेंटीमीटर के बराबर होती है। तो उसको पाथ लेंथ कहते हैं, और एल की वैल्यू उसके बराबर होती है। और सी जो है वो इंडिकेट करती है कंसंट्रेशन के, और ई जो है उसको मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कहा जाता है। और मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कंपाउंड की जो होती है, जो और या मॉलिक्यूल की जो हमने सोल्यूशन में लिया होता है, वो एक कांस्टेंट होती है। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे वो कांस्टेंट होती है। उसका जो यूनिट होता है वो डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। बेसिकली जो ए होगा, चूंकि एल और ई जो है वो कांस्टेंट है, तो जो एब्जॉर्बेंस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन के। दिस इज बेसिकली बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ। ये लॉ है, इसका मतलब ये है कि अगर हम कंसंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस को दोनों को प्लॉट करें, एक तरफ हम अलोंग वाई एक्सिस जो है वो हम एब्जॉर्बेंस ले लें, और अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो हम कंसंट्रेशन ले लें, देन वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जिसको कैलिब्रेशन कर्व कहा जाता है। और उसके कैलिब्रेशन कर्व की मदद से हम बाद में जो है वो अननोन सैंपल जो है उसकी कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि हमने एक जो है वो ग्राफ ड्रॉ करना है, तो अगर हम प्लॉट करते हैं ड्रॉ, तो एक तरफ हम जो है वो बेसिकली कंसंट्रेशन ले लेते हैं, और एक तरफ हम एब्जॉर्बेंस ले लेते हैं। इस तरफ अगर हम एब्जॉर्बेंस ले लेते हैं और इस तरफ हम कंसंट्रेशन ले लेते हैं,
और कंसंट्रेशन इस तरफ इंक्रीज होती है, तो अकॉर्डिंग टू बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी लाइक दिस। ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि ये बताएगी कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे एब्जॉर्बेंस भी इंक्रीज हो रही है। अब हमारे पास एक अननोन सैंपल है, उसकी हम एब्जॉर्बेंस मेजर करते हैं। सपोज उसकी एब्जॉर्बेंस यहाँ पे आ जाती है, तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, इस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ करके उस अननोन की कंसंट्रेशन जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो ये जो हमने हमारे पास जो कर्व आती है स्ट्रेट लाइन कर्व, इसको कैलिब्रेशन कर्व कहते हैं। और इस कैलिब्रेशन कर्व की मदद से हम जो है अननोन सैंपल की कंसंट्रेशन जो है उसको मालूम कर सकते हैं बाय अप्लाइंग बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये है हमारे पास जो है इसकी एक एप्लीकेशन है। हम आगे चलेंगे। देखें, जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ सेटअप यूज होता है, इसमें सबसे पहले हमें लाइट सोर्स चाहिए जो यूवी लाइट प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद वेवलेंथ सेलेक्टर चाहिए जो उसमें से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को सिलेक्ट करके आगे सैंपल होल्डर में भेजेगा। ये आगे सैंपल होल्डर है जिसके अंदर सैंपल है। ये सैंपल जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद जो लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद बाकी होगी ट्रांसमिट होगी, वो डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा। और डिटेक्टर डिटेक्ट करने के बाद रिकॉर्डर इसको रिकॉर्ड कर लेगा, राइट। तो इस तरह से ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक कंप्लीट सेटअप है। तो ये हमने बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ के हवाले से बताया कि बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंगली जो एब्जॉर्बेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन के, जिससे हमें हेल्प मिलती है अननोन सैंपल की कंसंट्रेशन, अननोन कंसंट्रेशन की डिटर्मिनेशन में हमें हेल्प मिलती है। अच्छा, इसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत अहम है। इसमें सबसे पहले है लैम्डा मैक्स, जिसको वेवलेंथ मैक्सिमम कहा जाता है। लैम्डा मैक्स का मतलब है कि वो वेवलेंथ जहां पर मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस होती है, यानी जिस वेवलेंथ पे जो सैंपल है वो मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब करता है, उस वेवलेंथ को लैम्डा मैक्स कहा जाता है। डेफिनेटली ये वो वेवलेंथ होती है जिस पे जो लाइट जो वो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर रहा होता है वो इक्वल होती है टू द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ए पर्टिकुलर एक्साइटेशन और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो ये इसका मतलब है कि उस वेवलेंथ पे एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी और जो मॉलिक्यूल होगा वो सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा उस वेवलेंथ पे मैक्सिमम एब्जॉर्ब करके। जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नीचे वाले एनर्जी लेवल से ऊपर वाले एनर्जी लेवल में एक्साइट होंगे। तो लिहाजा इस वेवलेंथ को लैम्डा मैक्स या वेवलेंथ मैक्सिमम कहा जाता है। जो दूसरी टर्म यूज होती है उसको इंटेंसिटी मैक्सिमम या ई मैक्स कहा जाता है। बेसिकली ये जो इंटेंसिटी मैक्सिमम मैक्सिमम है, ई मैक्स है, ये जो है एब्जॉर्बेंस जो पीक होती है उसकी हाइट को इंडिकेट कर रही होती है। तो बेसिकली जो पीक ऑफ एब्जॉर्बेंस है उसकी वैल्यू जो है जो लैम्डा मैक्स पे हमें पीक मिलेगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम अगर एक ड्रॉ करते हैं, स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं जो कि नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ भी हुआ हुआ है, तो यू कैन सी हेयर। मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि हमारे पास ये है, एक तरफ वेवलेंथ है, ये हमने इस तरफ वेवलेंथ ली है और इस तरफ हमने एब्जॉर्बेंस ली है। सो वी गेट अ प्लॉट लाइक दिस। तो ये जो बेसिकली इस वेवलेंथ पे मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस हो रही है, ये इंडिकेट करेगा लैम्डा मैक्स को। लेकिन यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये बेसिकली ये जहाँ पे ये पीक की आपको हाइट मिल रही है, जहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस हो रही है, ये वाला पॉइंट इंडिकेट करेगा ई मैक्स को, यानी इंटेंसिटी मैक्सिमम को, कि यहाँ पे एब्जॉर्बेंस जो है उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है और यहाँ पे वो वेवलेंथ मैक्सिमम है जहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस हो रही है। तो ये जो दो टर्मिनोलॉजीज हैं इनका ताल्लुक जो है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ है। तो जो लैम्डा मैक्स है और इंटेंसिटी मैक्सिमम है, ये एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से इनका ताल्लुक होता है और ये मॉलिक्यूल के अंदर उस वक्त हमें ऑब्जर्व होते हैं जब कोई मॉलिक्यूल लाइट को ऑब्जॉर्व करके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कर रहा होता है। अब हम आगे जो है वो देखेंगे एक ग्राफ। इसमें एक स्पेक्ट्रम देखेंगे। देखें, एक हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है आइसोप्रीन। इसका ये हमारे पास एक स्पेक्ट्रम है। अलोंग वाई एक्सिस हमने एब्जॉर्बेंस ली है, अलोंग एक्स एक्सिस हमने वेवलेंथ ली है। सो यू कैन सी हियर कि जो इस तरह से ये वेवलेंथ
जो है वो एब्जॉर्बेंस बढ़ती जा रही है, और इस वेवलेंथ पे मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस हुई है, और उसके बाद फिर ये जो है एब्जॉर्बेंस में कमी आना शुरू हुई है। तो ये जो पॉइंट होगा, इसको अगर हम नीचे प्लॉट करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, तो हमें पता चलेगा कि ये 220 नैनोमीटर के ऊपर या 222 नैनोमीटर के ऊपर मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस है। तो इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो 222 नैनोमीटर होगी। और अगर हम इसकी ई मैक्स की वैल्यू निकालना चाहें, तो इस ग्राफ को हम इस तरफ प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे चूंकि इंटेंसिटी एब्जॉर्बेंस की मैक्सिमम है, तो ये वैल्यू यहाँ पे जो होगी वो ई मैक्स को इंडिकेट करेगी। इसको कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं, और वो हम वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, ई मैक्स जो है इंटेंसिटी मैक्सिमम को इंडिकेट करती है, और लैम्डा मैक्स जो है वेवलेंथ मैक्सिमम को इंडिकेट करती है। और ये जो हमारे पास प्लॉट आया है, दैट इज बेसिकली यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम है जो कि आइसोप्रीन मॉलिक्यूल से रेलिवेंट है। सो आइसोप्रीन मॉलिक्यूल के अंदर जो लैम्डा मैक्स है वो 222 नैनोमीटर है। इसी तरह हम आगे चलते हैं मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की तरफ। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर एक डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्रोमोफोर। बेसिकली क्रोमोफोर कहते हैं कलर जनरेटिंग जो है वो ग्रुप। यानी क्रोमोफोर मॉलिक्यूल का वो हिस्सा होता है जो कि मॉलिक्यूल को कलर देता है, एक उसको कलर इम्पार्ट करता है। इस जो क्रोमोफोरिक ग्रुप होता है वो एक खास वेवलेंथ के ऊपर लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और उस वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करने की वजह से मॉलिक्यूल का कोई ना कोई कलर जो है वो जाहिर हो जाता है। तो लिहाजा जो क्रोमोफोरिक ग्रुप होते हैं, जब वो किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ अटैच होते हैं, तो वो उसको कलर दे देते हैं, उसको कलरफुल बना देते हैं। बेसिकली जो क्रोमोफोरिक ग्रुप होते हैं वो बेसिकली कॉन्जुगेटेड ग्रुप्स होते हैं, यानी उनके अंदर सिंगल डबल कॉन्जुगेटेड बॉन्ड्स होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन होती है। और डीलोकलाइजेशन की वजह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होती है, और कलर जो है मॉलिक्यूल के लिए कलर की फॉर्मेशन होती है। बेसिकली कॉमन अगर क्रोमोफोरिक ग्रुप की हम बात करें, तो एजो ग्रुप है, इसमें आप देख सकते हैं कि कॉन्जुगेशन भी है, सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड है। इसी तरह कार्बोनाइल ग्रुप है, और जितने भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स हैं डाइस के अंदर, पिगमेंट्स के अंदर, ये सारे के सारे क्रोमोफोरिक ग्रुप कहलाते हैं। So whenever a chromophore is attached to the organic molecule, it will impart a certain color to the organic molecule. इसके बाद एक ग्रुप होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में के साथ जो अटैच हो सकता है, वो ऑक्सोक्रोम है। ऑक्सोक्रोम बेसिकली एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो कि क्रोमोफोर ग्रुप के साथ ही उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ में अटैच होता है। इसका अपना तो कोई कलर नहीं होता, लेकिन ये जो क्रोमोफोरिक ग्रुप होता है उसकी कलर की इंटेंसिटी को बढ़ा सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। तो यूजुअली जो ऑक्सोक्रोम्स होते हैं वो कलर इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि जो वेवलेंथ है या एब्जॉर्प्शन की जो वेवलेंथ है उसको शिफ्ट कर देते हैं। अब देखिए ऑक्सोक्रोम्स जो होते हैं उनमें आमतौर पे लोन पेयर्स पाए जाते हैं। तो लोन पेयर्स वाले ग्रुप्स जो होते हैं उनको ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप कहा जाता है। जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इसमें यू कैन सी है कि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर्स हैं। अमाइन ग्रुप है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर्स हैं। तो ये क्रोमोफोर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है ना जी, और कलर की इंटेंसिटी को बढ़ाने में या चेंज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ और जो कॉमन ऑक्सोक्रोम्स हैं उनकी एग्जांपल में अगेन वही हाइड्रोक्सिल है, अमाइनो है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं, ये सब ऑक्सोक्रोम्स कहलाते हैं। इसके बाद है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि केमिकल शिफ्ट जो होती हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वो कितनी तरह की होती हैं। देखें ये हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है ये यूवी विजिबल बेसिकली स्पेक्ट्रम है। लेकिन यहाँ पे अगर आप इन एरोस को देखें तो ये आपको दो एरोस नजर आ रहे हैं। एक जो है वो एरो इस डायरेक्शन में, इस तरफ, यानी ये शिफ्ट हुई है। ये बेसिकली बेसिकली इसको हम कहते हैं वेवलेंथ शिफ्ट हुई है टूवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ। यानी लैम्डा मैक्स अगर शिफ्ट हो जाए टूवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ, तो इस शिफ्ट को हम कहते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट। इसी तरह ये वाला जो लैम्डा मैक्स है, अगर वो लो जो है लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो इस शिफ्ट को हम हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। बैथोक्रोमिक शिफ्ट को हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं, और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को हम ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। उसकी रीजन इज दैट कि जो बेसिकली अगर लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ लैम्डा मैक्स शिफ्ट होता है, तो लॉन्गर वेवलेंथ में अगर आप विजिबल लाइट में जाते हैं और आप विब गॉयर की बात मिसाल लेते हैं, तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड,
जो रेड है वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे भी जो वेवलेंथ मैक्सिमम है यानी लैम्डा मैक्स है, वो शिफ्ट हो रही है टूवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ, तो इसलिए इसको रेड शिफ्ट कहेंगे। और जो ब्लू है वो लोअर वेवलेंथ को इंडिकेट करता है, तो यहाँ पे लैम्डा मैक्स शिफ्ट हो रही है टूवर्ड्स लोअर वेवलेंथ, तो इसलिए इसको ब्लू शिफ्ट कहेंगे। इसी तरह दो शिफ्ट्स वो होती हैं, ये इन दोनों शिफ्ट्स का ताल्लुक लैम्डा मैक्स के साथ है। और ये जो दो शिफ्ट्स हैं, एक हाइपरक्रोमिक है और एक हाइपोक्रोमिक शिफ्ट है, इनका ताल्लुक ई मैक्स के साथ है यानी इंटेंसिटी मैक्सिमम के साथ है। आप देख सकते हैं कि हाइपरक्रोमिक शिफ्ट में अगर ये जो वेवलेंथ इंटेंसिटी है ये ऊपर चली जाए, यानी ये ग्राफ ऊपर चला जाए और इंटेंसिटी बढ़ जाए, यानी वेवलेंथ उतनी ही रहे लैम्डा मैक्स, और इंटेंसिटी बढ़ जाए, तो इसको हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहा जाता है। लेकिन समहाउ ऐसा भी हो सकता है कि हाइपरक्रोमिक शिफ्ट भी हो और बैथोक्रोमिक शिफ्ट भी हो, यानी कि वेवलेंथ भी बढ़ जाए और इंटेंसिटी भी बढ़ जाए। इसी तरह अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम यानी ई मैक्स जो है वो कम हो जाए, नीचे आ जाए, डिक्रीज हो जाए, तो इसको हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहा जाता है। इन चारों शिफ्ट्स के बारे में हम डिटेल से अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखें, अलोंग वाई एक्सिस हमने ई मैक्स लिया है और अलोंग एक्स एक्सिस हमने लैम्डा मैक्स लिया है यानी वेवलेंथ ली है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है हमने। अब हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट की बात करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट जो है इसका मतलब ये है कि जब जो लैम्डा मैक्स है या एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है वो शिफ्ट हो जाए टूवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ, इसको रेड शिफ्ट भी कहा जाता है। तो चूंकि रेड लाइट जो है वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाली लाइट होती है विजिबल स्पेक्ट्रम में, इसलिए इस शिफ्ट को हम रेड शिफ्ट कहते हैं। अच्छा, अब इसमें देखते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि पैरानाइट्रो फिनोल है, ये बेसिकली शो करता है बैथोक्रोमिक शिफ्ट जब हम उसको अल्कलाइन मीडियम में रखते हैं। अच्छा, ये चीज बड़ी अहम है कि अगर हम पैरा नाइट्रोफिनोल जो है, ठीक है ना जी, उसको अल्कलाइन मीडियम में रखेंगे तो उसकी जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होगी 400 नैनोमीटर होगी। और अगर अल्कलाइन मीडियम के अलावा पैरा नाइट्रोफिनोल को हम जो है वो उसका लैम्डा मैक्स मेजर करते हैं, तो उसकी जो वेवलेंथ है वो 315 नैनोमीटर है। इसका मतलब है कि इसकी जो लैम्डा मैक्स है वो अल्कलाइन मीडियम के अंदर 315 नैनोमीटर से इंक्रीज होकर 400 नैनोमीटर तक चली गई है, यानी इसके अंदर बैथोक्रोमिक शिफ्ट हुई है, क्योंकि उसकी जो लैम्डा मैक्स है वो टूवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ शिफ्ट हो गई है। तो ये एग्जांपल है बैथोक्रोमिक शिफ्ट की। अच्छा, बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्यों होती है, उसकी वजह क्या है, कॉजेज क्या है, तो इसकी दो तीन कॉजेज हैं। सबसे पहली बात ये है कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट जो है वो मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से हो सकती है, जैसे ऑक्सोक्रोम्स। बाज़ औक़ात जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं या ऑक्सोक्रोम्स होते हैं, वो बैथोक्रोमिक शिफ्ट कॉज करते हैं, यानी वो वेवलेंथ को इन्हांस कर देते हैं, लैम्डा मैक्स को ज़्यादा और लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। इसी तरह सॉल्वेंट पोलैरिटी, अगर हम पोलैरिटी को चेंज करें तो तब भी बैथोक्रोमिक शिफ्ट जो है वो हो सकती है। तो चेंज बाय चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट वी कैन ऑब्जर्व बैथोक्रोमिक शिफ्ट। इस फिनोमेना को सोलवेटोक्रोमिज्म कहा जाता है। इसी तरह टेम्परेचर को चेंज करने से, प्रेशर को चेंज करने से भी जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो टूवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ शिफ्ट हो सकती है। तो इसका मतलब है कि बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर वी कैन ऑब्जर्व बैथोक्रोमिक शिफ्ट। तो ये इस तरह से हमने बैथोक्रोमिक शिफ्ट के बारे में पढ़ा है। अब हम आगे चलते हैं। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, देखिए हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट वो शिफ्ट है जो कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट के ऑपोजिट है। इसको इसको ब्लू शिफ्ट कहा जाएगा, क्योंकि इसमें जो लैम्डा मैक्स है वो शिफ्ट हो रहा है टूवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ। तो ये जो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट है ये कब होगी, इसके बारे में हम देखते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा कि सबसे पहले ये अपने जहन में रखना है कि हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट उस वक्त होती है जब जो एनर्जी गैप होता है, ठीक है, वो खास तौर पे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, होमोलोमर लोमो गैप जिसको बोलते हैं। देखें, जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, ये वो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और इनकी एनर्जी हाईएस्ट होती है, सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन उनमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। और उनसे ऊपर जो ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स ने एक्साइट होकर जाना होता है, और उनके अंदर भी कुछ हाईएस्ट होते हैं और कुछ लोएस्ट होते हैं। उनमें जो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे, तो ये ध्यान में रखिएगा, जब उनमें एनर्जी गैप बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करने के लिए, यानी
हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। और ज्यादा एनर्जी के लिए डेफिनेटली वेवलेंथ जो है वो कम हो जाएगी। सो लैम्डा मैक्स जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और लैम्डा मैक्स यानी वेवलेंथ की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसलिए हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट उस वक्त होगी जब होमोलोमो गैप में इजाफा हो जाएगा या उनका गैप जो है वो बढ़ जाएगा। दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसे सब्सिट्यूएंट्स होते हैं, कुछ ऐसे ऑक्सोक्रोम्स होते हैं जो कि हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कॉज कर सकते हैं, जैसे क्लोरीन और फ्लोरीन। अगर मॉलिक्यूल के ऊपर क्लोरीन और फ्लोरीन प्रेजेंट है तो वो बेसिकली हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट जो है वो कॉज कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि अगर सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ा दी जाए तो उससे भी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट जो है वो कॉज होती है। और आखिरी चीज ये है कि अगर मॉलिक्यूल में से कॉन्जुगेशन को खत्म कर दिया जाए, यानी उसके अंदर जो डबल सिंगल बॉन्ड की जो प्रेजेंस है उसको किसी तरह स्टॉप कर दिया जाए, रोक दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो तब भी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट जो है वो हो सकती है। अब इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे बेंजोइक एसिड वर्सेस पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड है। अब जो बेंजोइक एसिड है उसकी जो लैम्डा वैक्स है वो तकरीबन 230 नैनोमीटर के पास है, जबकि जो पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड है दैट एब्जॉर्ब्स एट अ लॉन्गर वेवलेंथ यानी 288 नैनोमीटर। अच्छा, अब यहाँ पे इट मींस दैट कि जो पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड है उसकी जो वेवलेंथ है, लैम्डा मैक्स जो है वो ज्यादा है, लेकिन उसको जब हमने कन्वर्ट किया बेंजोइक एसिड के अंदर तो हमने अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर दिया जो पैरा पोजीशन पे था। अच्छा, बेसिकली जो अमाइनो ग्रुप है वो चूंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और उस इलेक्ट्रॉन की डोनेशन की वजह से जो यानी बेंजीन रिंग है वो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है, कॉन्जुगेशन में इजाफा हो जाता है। लेकिन उस कॉन्जुगेशन को हमने रिमूव किया, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड में से अमाइनो ग्रुप को रिमूव किया और बेंजोइक एसिड जो है उसको हमने इसमें कन्वर्ट किया। तो बेंजोइक एसिड में जो COOH ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, वो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन की रिमूवल हुई है उसकी रिमूवल की वजह से हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट जो है वो हुई है। तो बेसिकली हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट की एग्जांपल है। इसके बाद हम चलते हैं हाइपर क्रोमिक शिफ्ट। इसके अंदर जो इंटेंसिटी मैक्सिमम ई मैक्स मैक्सिमम होती है उसकी वैल्यू में इजाफा हो जाता है, यानी द हाइपर क्रोमिक शिफ्ट का मतलब है जिसमें जो इंटेंसिटी होगी एब्जॉर्प्शन की ई मैक्स वो इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, ये कैसे इंक्रीज होगी? या तो सॉल्वेंट की नेचर को हम चेंज करें, मीडियम की पीएच को चेंज कर दें, या सबस्ट्रेट या मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को हम चेंज कर दें, तो तब हाइपरक्रोमिक शिफ्ट हो सकती है। जैसे कि पिरिडीन है तो पिरिडीन की लैम्डा मैक्स जो है यानी वेवलेंथ मैक्सिमम 257 नैनोमीटर है और इसकी ई मैक्स की वैल्यू 2750 है। जबकि 2 मिथाइल पिरिडीन जो है उसकी जो लैम्डा मैक्स है वो 260 नैनोमीटर है और इसकी जो ई मैक्स है वो 3560 हो गई है। ई मैक्स का कोई यूनिट नहीं होता। अच्छा, इसमें आप दो चीजें देख रहे हैं कि पिरिडीन से जब 2 मिथाइल पिरिडीन बनी है तो इसमें बैथोक्रोमिक शिफ्ट भी हुई है और हाइपरक्रोमिक शिफ्ट भी हुई है। यानी ये इसकी जो वेवलेंथ है लैम्डा मैक्स जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हुई है यानी बैथोक्रोमिक शिफ्ट हुई है, और इसके अलावा इसकी जो ई मैक्स है वो भी हायर वैल्यू की तरफ शिफ्ट हुई है, यानी इसके अंदर हाइपरक्रोमिक शिफ्ट भी हुई है। तो इस तरह से सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर अगर बदल दिया जाए, उसकी नेचर को बदल दी जाए, तो तब भी हाइपरक्रोमिक शिफ्ट जो है वो हो सकती है। इसके बाद होती है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ये है डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। अगर ईमैक्स की वैल्यू जो है वो कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो इस शिफ्ट को हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहा जाता है। हाइपोक्रोमिक इफेक्ट को हाइपोक्रोमिसिटी भी कहा जाता है। बेसिकली यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो हमने ज़हन में रखनी है कि द hypochromic effect also known as hypochromicity is the phenomena where the absorbance of a solution of molecule, especially nucleic acid like DNA, decreases as their structure become more ordered or compact. बेसिकली यहाँ पे ये होगा कि अगर किसी मॉलिक्यूल जैसे बायोमॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर ज्यादा ऑर्डर, उसमें ऑर्डरली ऑर्डरली अरेंजमेंट आ जाए या कॉम्पैक्ट हो जाए, तो उसकी जो इंटेंसिटी मैक्सिमम है ई मैक्स की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा
जितने भी ऑर्डर्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना जी, जब उनका स्ट्रक्चर ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड फॉर्म में आता है, तो उनकी जो ई मैक्स की वैल्यू है, यानी उसकी जो इंटेंसिटी मैक्सिमम की वैल्यू है, वो कम हो जाती है। तो एग्जांपल है कि इन केस ऑफ डीएनए द हाइपरक्रोमिक शिफ्ट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज डीनेचर्ड, meaning the two strands separate, the absorbance of the solution increases as the DNA strands separate and the bases become less ordered. तो अगर आप देखें कि अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल को हम अगर उसकी डिटैचमेंट करें, उसको सिंगल स्ट्रैंडेड जो मॉलिक्यूल है उसमें कन्वर्ट करें, तो अब हमने एक ऑर्डरली स्ट्रक्चर को डिसऑर्डर किया, उसके ऑर्डर को कम किया, चेंज किया, तो हम देखेंगे कि ई मैक्स की वैल्यू में इजाफा हुआ। इसका मतलब है कि अगर जो लेस ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है उसकी ऑर्डरिंग हम करें, या उसको एक प्रॉपर ऑर्डर के अंदर कंपैक्ट फॉर्म में लेके आए, तो उस वक्त उसकी जो ईमैक्स है वो कम हो जाती है, और इस फिनोमेना को हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहा जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट वेरियस शिफ्ट्स इन द यूविजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये वो डेफिनेशंस थी कुछ जो इसके मुतल्लिका हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर जो है वो बात करेंगे और एप्लीकेशंस पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।